आप सबका स्वागत है। आज हम जीवों के जनन के संबंध में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक जीव में प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है, जो कि जीवन की एक अति आवश्यक प्रक्रिया है। जीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करते हैं और वह संतानें अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं और जीवन चक्र को पूरा करने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करते हैं। साथियों, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि कुछ जीवों का जीवन काल कुछ हफ्ता यानी कि कुछ दिन, तो कुछ जीवों का जीवन काल कई वर्ष तक हो सकता है। जैसे कि तोते का जीवन काल 140 वर्ष, मनुष्य का 75 से 100 वर्ष तक, हाथी का 80 वर्ष और तितली का 7 से 15 दिन, मच्छर का 45 दिन तक हो सकता है। खैर, ये तो हुई जीवन काल के संबंध में कुछ जानकारी। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रजनन के संबंध में। साथियों, हम बात करते हैं प्रजनन की। तो जीवों में जनन हम पढ़ने वाले हैं। प्रजनन जीवों द्वारा अपने ही समान संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि जो जीव हैं वो कैसे संतति को उत्पन्न करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी परिभाषा पे देखा है कि जीवों द्वारा अपने ही समान संतान को उत्पन्न करना या जन्म देना प्रजनन कहलाता है। जाहिर है, कोई भी जीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करेगी, न कि दूसरे के समान। प्रजनन को दो भागों में विभक्त किया जाता है, या फिर हम कहें तो प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर हम कहें तो यह अयुग्मक जनन है। इसे कायिक जनन भी कहते हैं। इसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। यह द्विजनकीय जनन की प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवों में और कुछ पादपों में होती है, जबकि लैंगिक जनन विकसित जीवों में पाई जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के संबंध में। तो अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवों में भी होती है और पादपों में भी होती है, जिसे पादपों में वर्धी प्रजनन कहते हैं। हम सबसे पहले आते हैं सूक्ष्म जीवों में जनन के संबंध में। तो सूक्ष्म जीवों में जनन अलैंगिक जनन 5 प्रकार का होता है। द्विविभाजन, बहुविभाजन, कलिकायन, बीजाणुओं द्वारा और खंडन द्वारा। विभाजन की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव शरीर 2 भागों में विभक्त हो जाता है और 2 पुत्री जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अमीबा। इसमें अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जिसके बाद उसका केंद्रक 2 भागों में ये विभक्त हो जाता है और फिर जीवद्रव्य भी 2 भागों में बढ़ जाता है और 2 पुत्री कोशिकाएं जो हैं यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, या पुत्री जीव जो है वह उत्पन्न हो जाता है। बात करते हैं बहुविखंडन की। तो बहुविखंडन प्रजनन की वह विधि है जिसके द्वारा जीव शरीर कई भागों में विभक्त हो जाता है और 2 से अधिक जीवों को उत्पन्न करता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में होता क्या है कि इसमें एक कोशिकीय जीव है जो कई कोशिकाओं में यह विभक्त हो जाता है और होने के बाद फिर ये इतने सारे जीवों में यह बढ़ जाता है। ये प्लाज्मोडियम में है बहुविखंडन, जो एक ही जीव शरीर से कई जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं कलिकायन
प्रजनन की वह विधि है जिसके द्वारा जीव शरीर में एक कलिका उत्पन्न होता है और वह कलिका उस जीव शरीर से अलग हो जाती है और वह एक स्वतंत्र होकर नए संतति जीव को उत्पन्न करती है, जैसे कि हाइड्रा। हम पुनः आते हैं बीजाणु द्वारा प्रजनन। बीजाणु में एक्चुअली में होता क्या है, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि कवक हैं, शैवाल हैं, क्लेमाइडोमोनास है, इनमें बीजाणुधानी का निर्माण होता है और यह बीजाणुधानी पत्तियों के किनारे पर होता है जहाँ पर बहुत सारे बीजाणु जो है वह बनते हैं और वह बीजाणु परिपक्व होने के पश्चात फट जाते हैं और बिखर जाते हैं, जिससे नए जीव उत्पन्न होता है। उसके पश्चात हम बात करते हैं खंडन की। तो खंडन का उदाहरण है रिक्सिया। हम पहले बात कर लेते हैं खंडन होता कैसे है। जीव शरीर का कोई अंग अथवा कोई कोशिका अगर जीव शरीर से अलग हो जाता है, अलग होने के बाद एक नया जीव उत्पन्न करता है, तब उसे खंडन विधि कहते हैं। और इसका उदाहरण जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, यह होता है रिक्सियाम। अब चलते हैं हम पादपों में वृद्धि प्रजनन की ओर। तो पादपों में वृद्धि प्रजनन यानी कि अलैंगिक प्रजनन जड़ों के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी होता है, पत्तियों के द्वारा भी होता है, प्रकलिकाओं के द्वारा भी होता है और असंगजनित बीज के द्वारा भी होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जड़ों के द्वारा। जब किसी पादप के जड़ को पादप शरीर से काट के अलग कर लिया जाता है और उसको रोपित किया जाता है, उसे नया पादप उत्पन्न होता है, तो उसे जड़ों द्वारा प्रजनन कहते हैं, जो कि होता है शकरकंद में, डहलिया में और इस प्रकार के कुछ जीवों में। दूसरा है तना के द्वारा प्रजनन। तो तने जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना और भूमिगत तना। इन तीनों प्रकार के तने में प्रजनन पाया जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं वायवीय तना के संबंध में। तो वायवीय तना के द्वारा प्रजनन कैसे होता है, मैं इसका पहले उदाहरण लिखता हूँ और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका उदाहरण जो है वह है गन्ना। गन्ने के वायवीय तना को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जहाँ पर हम कहते हैं उसकी गांठें होती हैं, नोड होते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा कलिका होता है जिसको सामान्य भाषा में आँख कहते हैं। तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। कुछ इस प्रकार का छोटा छोटा तना होता है। हम बात करें तो ये छोटा सा हो गया और यहाँ पर उसका छोटा सा कलिका होता है। फिर इसको मिट्टी में रोपित किया जाता है, जिससे एक नया पौधा जो है वह उत्पन्न हो जाता है। बात करते हैं अर्धवायवीय तने के द्वारा प्रजनन। तो यह होता है रनर में। उदाहरण मैं लिख देता हूँ, दूब घास में। जहाँ जहाँ पर इसमें अर्धवायवीय तना किसे कहते हैं, जैसे कि कुछ भाग जमीन के अंदर हो और कुछ भाग जमीन के बाहर। तो दूब घास का जो नोड वाला क्षेत्र होता है वो जमीन के अंदर होता है और उसका जो इंटरनोड वाला भाग होता है वो जमीन के ऊपर होता है। जिस जगह पे नोड जमीन को स्पर्श करता है, टच करता है, वहाँ पर अवस्थान जाने मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और अगर उसको काट के अलग कर लिया जाता है तो वहाँ पर फिर नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो जितनी वहाँ पर नोड होंगे उतने अगर टुकड़ा अगर हम कर दें दूब घास को, तो उतने सारे पादप जो है उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भूमिगत तना की ओर। तो भूमिगत तना ऐसे तना जो जमीन के अंदर होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं, भूमि के बाहर दिखाई नहीं देते हैं। इसका जो उदाहरण है वह प्रकंद, घनकंद वगैरह है। तो इसको
अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो इसमें आता है हल्दी, अदरक, जिमीकंद, अरबी। तो इनको जमीन के अंदर रोपित किया जाता है, जिससे नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो हुआ 3 प्रकार के वायवीय तना गन्ना, अर्धवायवीय दूब घास और भूमिगत तना में हल्दी और अदरक, जिनको मिट्टी में रोपित करके नया पौधा प्राप्त किया जा सकता है। अब हम आते हैं पत्तियों के द्वारा प्रजनन। साथियों, आपको पता होगा कि पत्तियों के द्वारा भी प्रजनन होता है, और इसका अच्छा जो उदाहरण है, जो आप लोगों ने अपने घरों में या फिर उद्यान में देखा होगा, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, इसको ब्रायोफाइलम भी लिखते हैं, फिलम भी लिखते हैं। इसको पत्थरचट्टा के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा अजूबा और बिग्नोनिया भी होता है। तो ब्रायोफिलम का जो पत्ती है वह कुछ इस प्रकार से का होता है, आप लोगों ने घरों में देखा होगा। कुछ इस प्रकार से अगर मैं तैयार करूं ब्रायोफिलम के पत्ती को, तो जहाँ जहाँ पर पत्ती का किनारा होता है वहाँ पर से ये जड़ें वह निकलती हैं, और यहाँ पर से एक नया पौधा जो है वह अंकुरित हो सकता है। ये ब्रायोफाइलम जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकलिकाओं के द्वारा प्रजनन। तो इसका अच्छा उदाहरण है साइकस। एक्चुअली में होता क्या है, जब कोई पादप होता है और उस पादप के कलिकाओं को अलग करके अध्यारोपित किया जाता है, तो वह एक नया पौधा बना लेता है। तो इसे प्रकलिकाओं के द्वारा प्रजनन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जिस जगह पे कलिका होती है उस जगह पर एक गोल आकृति निर्मित हो जाती है, और जब यह अंडाकार गोल आकृति जमीन के संपर्क में आती है तो फिर वहाँ पर अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं, और वहाँ पर से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं असंजनित बीज के संबंध में। असंजनित बीज कैसे कहते हैं? इसको असंजनन के द्वारा ही असंजनित बीज उत्पन्न होता है। जैसे कि हम जानते हैं, नर गैमीट और मादा गैमीट के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। तो बिना निषेचन के उत्पन्न हुए बीज को, यानी कि बिना नर गैमीट और मादा गैमीट के संयुग्मन से उत्पन्न बीज को असंजनित बीज कहते हैं, जिससे कि पौधा उत्पन्न होता है। ये होता है, उसका उदाहरण है नींबू। ये असंजनित बीज है, इसमें नर गैमीट और मादा गैमीट के बिना ही बीज उत्पन्न हो जाता है। साथियों, ये हुआ प्राकृतिक कायिक प्रजनन, जबकि कुछ कृत्रिम कायिक जनन भी होता है, जो मनुष्य गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करता है। और यह विधि है कर्तन विधि, दाब विधि, रोपण विधि, कलिकायन विधि, इनार्चिंग विधि और सूक्ष्म प्रसारण की विधि। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कर्तन विधि को। कर्तन विधि एक्चुअली में होता क्या है, एक पादप की छोटे से टुकड़ा जिसकी लंबाई कुछ 7 से 10 इंच तक की होगी, कोई स्वस्थ पौधा को लेते हैं और उसमें से 7 से 10 इंच एक लंबा तना जो है हम छांट लेते हैं, और इसको 45 अंश के कोण पर झुकाकर लगभग इसका आधा 1/2 भाग से 3/4 भाग जो है हम वह जमीन में गड़ा देते हैं। इसको
कर्तन विधि कहा जाता है। जो सामान्य तौर पर हम गुलाबों में कलम करते हैं, इसका जो अच्छा उदाहरण है यह है गुलाब और मंदार के फूल में इस प्रकार का कायिक प्रजनन जो है वह किया जाता है। इसमें कांटे होते हैं, जहाँ जहाँ पर नोड होते हैं वहाँ पर ये फिर कलिका उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है दाब लगाना। इसमें होता क्या है, कोई अगर इस प्रकार से कोई पादप है, कोई लंबा सा इस प्रकार से, इसमें पत्तियाँ लगी हुई हैं कुछ इस तरह से। मैं इसको हल्का सा बनाने का प्रयास करता हूँ। तो उसमें से ये जो है तना है, जो ज़मीन को इजीली कांटेक्ट कर सकता है, इसको नीचे तक ले आया जाता है और इस भाग को हल्का सा छीला जाता है, जहाँ पर से फिर अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। जब इसमें अपस्थानिक जड़ उत्पन्न हो जाती हैं तो इस वाले भाग से इसको काट देते हैं, काट कर अलग कर लेते हैं और इस भाग को फिर एक नया पौधा हमको उत्पन्न हो जाता है, जो कहीं पर हम उसको रोपित कर सकते। तीसरा है रोपण विधि। रोपण विधि में क्या करते हैं, हमको 2 पौधा लेना होता है। तो एक हम गमले की बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पौधा है, तो उसके ऊपर वाले भाग को काट के अलग कर लिया जाता है। इसको स्कंद कहते हैं। और दूसरा जिसको इसमें जोड़ना होता है वो दूसरे पौधे का भाग होता है, जिसमें पत्तियां जो हैं वह लगी हुई होती हैं, वो वाला भाग होता है, इसको कलम कहते हैं। तो होता क्या है, इसको एक पैटर्न से काट के अलग कर देते हैं। मैं कुछ इस प्रकार से इसको बनाने का प्रयास करता हूँ। कुछ इस प्रकार से ये हमारा स्कंद है और दूसरा भाग जो है वो इस प्रकार से, इसको हम कलम कहते हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसको अच्छे से पॉलीथीन में लपेटकर या कपड़े में लपेटकर अच्छे से धागे से बांध देते हैं। यह भाग कलम और यह भाग स्कंद, ये दोनों अलग अलग किस्म के एक ही प्रजाति के पादप होते हैं, या फिर किसी दूसरी प्रजाति में भी इसको किया जा सकता है। हम चौथा बात करते हैं कलिकायन की। कलिकायन में होता क्या है, एक पादप होता है। इस पादप के इस छोटे से वाले भाग को काट के अलग कर लिया जाता है और किसी दूसरे कोशिका को, यानी कि दूसरे पादप की जो इसमें कलिका होती है, उसको लाकर इसको काट के अलग करते हैं, छिलका निकाल देते हैं और इस वाले भाग को इसमें आके फिट कर देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से फिट हो जाता है। ये कलिका वाला भाग होता है और इसको फिर बांध देते हैं। तो इस पौधे में ये जो नया कलिका इसमें ऐड किया हुआ है, इस पौधे में इस प्रकार का फल जो है वह लगना शुरू हो जाता है। पांचवा है सूक्ष्म प्रसारण। सूक्ष्म प्रसारण है उत्तक संवर्धन विधि। इसमें जीव शरीर की कोई एक कोशिका या कुछ कोशिकाओं को लेकर उसको उत्तक संवर्धन माध्यम में रखा जाता है और उत्तक संवर्धन माध्यम में उसे कैलस बनते तक रखा जाता है। उसके बाद फिर उसको ज़मीन पर सीधे या फिर गमले में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसमें बहुत कम कोशिकाओं से कई सारे पौधे जो हैं प्राप्त किए जा सकते हैं। छठवां एक प्रकार और होता है, इसको बोलते हैं गुटी लगाना। तो होता क्या है, जहाँ पौधा है उसके जिस भाग को हमको चाहिए होता है, उसके यहाँ पर से उसके छिलके को, बार को छिलकर अलग कर लेते हैं।
छिल को अलग कर लेते हैं। इसमें इसका अंदर वाला भाग जो वाइट होता है वो होता है। और उसके बाद फिर सूती के कपड़े में गोबर मिट्टी का पेस्ट बनाकर इसमें लपेट देते हैं। लपेटने के पश्चात इसको धागे से बांध देते हैं ताकि ये गिरे मत। और ऊपर में पानी की व्यवस्था करते हैं, जैसे कि बॉटल या फिर कोई और होता है, ताकि इसमें पानी जो है वह बूंद बूंद करके गिरता रहे। बाद में इसको जो है अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसके नीचे वाले भाग से इसको काट के अलग कर लेते हैं और इसको फिर किसी दूसरी जगह पर रोपित कर लिया जाता है। तो ये है गुटी लगाना। साथियों, आज के भाग में इतना ही। फिर अगले भाग में हम लैंगिक जनन के संबंध में अध्ययन करेंगे।